अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज़ बाय क्रिस्टल्स, कि किस तरह से क्रिस्टल्स जो हैं वो एक्स रेज़ को डायफ्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ हम सीखेंगे और फिर ये भी सीखेंगे कि ये इस इंटरेस्टिंग फिनोमिना को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूजेस भी हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देख चुके हैं कि डायफ्रैक्शन क्या होती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि एक्स रेज़ से डायफ्रैक्शन किस तरह से हो सकती है और एक्स रेज़ को डायफ्रैक्ट अगर हमने करवाना है और क्रिस्टल्स के साथ करवाना है, तो वो कितना फिज़िबल है और उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज़ बाय क्रिस्टल्स। अब हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं अच्छे से कि एक्स रेज़ क्या होती हैं। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि एक्स रेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर्स के ऑर्डर के अंदर होती है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास एक्स रेज़ हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर इस रेंज के अंदर मौजूद होती है। ये समझना हमें क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायफ्रैक्शन किसी भी ऑब्स्टैकल के गिर्द या किसी भी स्लिट में से उस वक़्त पॉसिबल है जब उस स्लिट का या उस ऑब्स्टैकल का जो साइज़ है वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से कंपेरेबल हो। अगर हम लोग एक्स रेज़ से डायफ्रैक्शन कराना चाहते हैं, तो हम इनसे डायफ्रैक्शन उस जगह पे करवा सकेंगे जहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्स्टैकल या स्लिट जो है वो इस रेंज के अंदर मौजूद हो। अदरवाइज़ हम डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज़ नहीं देख सकते। अब अगर इस चीज़ को हम लोग लेके चलें किसी भी स्ट्रक्चर की तरफ, हमारे पास अगर स्टूडेंट्स कोई एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है और उस क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, तो आपके सामने यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ये एक लैटिस है जो एक रेगुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो आपको ये ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली एटम्स हैं और ये एटम्स थ्री डायमेंशनली रेगुलर अरेंज हुए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इनके दरमियान सर्टन लाइंस लगी हुई हैं जो इनके दरमियान फासलों को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि ये अपर एटम और ये लोअर एटम की जो लेयर हमें नज़र आ रही है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान अगर हम फासले की बात करें तो हम उसे स्टूडेंट स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर इन एटम्स की बात करें तो ये एटम्स इस वक्त आपको एक रो में अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ये एटम्स एक रो में वन डायमेंशन में नहीं होंगे बल्कि ये टू डायमेंशंस में होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आपकी तरफ और मेरी तरफ भी एक्सटेंड किए हुए होंगे। यानी ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये एक प्लेन है, जिस प्लेन में दो डायमेंशंस हैं। जो एक डायमेंशन तो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और दूसरी डायमेंशन मैंने आपको बता दी वो इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये एक शीट है और उस शीट को हम लोगों ने इस तरह से प्लेस किया हुआ है जिस तरह से मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये जो मेरा हाथ है यहाँ पे, ये आपको एक प्लेन में नज़र आ रहा होगा। दो एक्सिस जो है मिल के इस हाथ की पोजीशन को बता सकते हैं। अगर आप देखें तो एक ये डायरेक्शन है और एक आपकी तरफ या मेरी तरफ डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शन से एक प्लेन बनेगा जिसमें मेरा हाथ है और इसी हाथ को आप प्लेन समझ सकते हैं। तो जिस तरह से ये एटम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एटम्स इस एक्सिस के ऊपर भी मौजूद है और फिर एक प्रोट्रूड कराएं इसको तो आपकी तरफ या मेरी तरफ ये जो पूरा एक फ्रेम बनेगा, इसके ऊपर हमारे ये एटम्स मौजूद हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्लेन का हमने साइड व्यू लिया हुआ है। तो ये एक प्लेन है जो हमें यहाँ पे एटम्स का नज़र आ रहा है। इसी तरह नीचे देखें तो एक और प्लेन है, उसके नीचे और प्लेन है और ये जो डी हमें नज़र आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि फिर ये दो प्लेन्स के दरमियान इस वक्त एक फासले को, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इस डी को इंटरप्लेनर स्पेसिंग का भी नाम देते हैं। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ये डी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये है इंटर प्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ डी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग
क्रिस्टल्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है दो प्लेन्स के दरमियान, ये नॉर्मली इसी ऑर्डर का होता है जो हमारी इन एक्स रेज का ऑर्डर है। तो इसका मतलब है कि ये प्लेन हमारे पास एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करने का एक सोर्स बन सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, वो हमारी एक्स रेज की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल होता है, उसी रेंज का होता है, इसलिए ये एक्स रेज को डायफ्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट थे जो भाई थे, जिनमें से एक WH ब्रैग और एक WL ब्रैग था। ये दोनों साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर एक्स रेज को फॉल कराने के। तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे ली। जिस तरह से लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जब एक्स रेज किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर पड़ रही थी तो वो उससे टकराने के बाद बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी, जिस तरह से लाइट जो है वो किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने के बाद वापस आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और जो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज है, ये किसी भी डायमेंशन में एक दूसरे के साथ कंपेयर की जा सकती हैं। और उस कंपैरिजन की जो मैथमेटिकल और उसकी स्कीमेटिक एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स भी कंक्लूड किए, कुछ रिजल्ट्स भी निकाले जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम लोग इसकी स्कीमेटिक यहाँ पे देखें और फिर देखिए जब एक्स रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं तो क्या होता है, तो देखिएगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक्स रे है और हम एक्स रे को रे की शक्ल में इस वक्त देखते हैं, और वो एक रे बीम ऑफ लाइट वो आती है स्टूडेंट्स इस तरह से, और वो आके इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर टकराती है। और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो जो एक्सरे की बीम है वो इस एटम से टकराती है, और इससे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ वापस चली जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक और बीम ऑफ एक्सरे हो और वो इससे कुछ फासले पे आ रही हो, और जो जब स्टूडेंट्स वो यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुँचेगी, तो स्टूडेंट्स जब वो इस प्लेन पे पहुँचती है तो यहाँ पे तो कोई एटम मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे किसी चीज़ से टकराएगी नहीं टकराएगी तो वो नीचे चली जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं जो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, ये असल में तो मौजूद नहीं है, असल में तो एटम्स हैं जो यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये एक्सरे यहाँ से आती है कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे किसी चीज़ से नहीं टकराती, बल्कि वो इस प्लेन को क्रॉस कर जाती है और नीचे वाले प्लेन तक पहुँच जाती है। तो स्टूडेंट्स जब वो नीचे वाले प्लेन पे इस तरह से पहुँचेगी तो वहाँ पे तो एक एटम मौजूद है, तो अगर वो उस एटम से टकराती है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस चली जाती है, और रास्ते में फिर उसके पास कोई एटम नहीं आया तो वो टकरा के वापस चलेगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर और भी एक्सरेज आ रही हों तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उनमें से कुछ एक्सरेज जो हैं वो ऊपर वाले प्लेन से टकरा के वापस चली जाएंगी, और कुछ एक्सरेज जो ऊपर वाले प्लेन को पेनिट्रेट कर लेंगी वो उससे नीचे वाले या फिर उससे नीचे वाले या फिर उससे नीचे वाले किसी भी प्लेन से टकराएंगी, और टकराने के बाद वो वापस चली जाएंगी। तो यही तो स्टूडेंट्स ब्रैग ने एक्सपीरियंस किया था, यही तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक्सरेज जब टकराती हैं किसी भी क्रिस्टल से तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रही थी, वो डिफरेंट एटम से टकरा रही थी और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ जा रही थी। अब स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से अगर हम इनको देखें तो ये प्लेन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे, और अगर ये प्लेन्स एक दूसरे के करीब हैं तो ये जो हमें रेस एक दूसरे से दूर नज़र आ रही हैं, तो ये रेस एक दूसरे से दूर तो नहीं होंगी। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने इस तरह का पहले भी इसी चैप्टर में देखा था एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर एक थिन फिल्म हो और उस थिन फिल्म के ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो उसमें भी इसी तरह की एक फिगर हमारे पास बनी थी कि थिन फिल्म के अपर पार्ट से कुछ हिस्सा
टकरा के वापस चला जाता है और कुछ लोअर पार्ट से, और फिर जब वो बाहर जाते हैं तो उनमें इंटरफेरेंस होती है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती है। तो उसी तरह का मामला स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होता है कि जब ये एक्स रेज वापस जाती हैं, तो जैसे ये एक्स रे नंबर 1 इसे हम लोग कह देते हैं और इसे एक्स रे नंबर 2 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये भी ओवरलैप करें और इनकी ओवरलैपिंग से भी इंटरफेरेंस पॉसिबल है, हो सकती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इनके पाथ डिफरेंस की बात करें तो हम लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एक रे ने दूसरी रे की निस्बत ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। अगर हम इनको यहाँ पे लेबल करें तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट हमें इस जगह पे नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है जिस पॉइंट से ये हमारे पास बीम आई, और जब ये मूव करते करते यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम लोग सी का नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है हम इसे डी का नाम दे देते हैं। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हम एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स ये दो लाइनें किस तरह से हमने ड्रॉ की, अगर स्टूडेंट्स आप 1 और 2 इन दोनों रेज को आते हुए देखें तो स्टूडेंट्स जी अब यहाँ तक पहुँचेंगी तो जिस जगह पे हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से पहले ये जो लाइन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस लाइन से पहले 1 और 2 ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ था। जो 1 थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो ऊपर चलेगी, और अगर नीचे वाले हिस्से की बात करें, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं नाम दे देता हूँ बी का, तो स्टूडेंट्स बी से लेके सी तक, और फिर ये एक और पॉइंट है जिसे स्टूडेंट्स मैं नाम दे देता हूँ बी प्राइम का, तो सी से लेके बी प्राइम तक ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है जो रे 2 ने ट्रैवल किया एज कम्पेयर टू रे 1। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि अगर इससे आगे की बात करें, ये जो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है बी प्राइम, अगर बी प्राइम से ऊपर की बात करें तो 1 और 2 ने रिफ्लेक्शन के बाद, टकरा के जाने के बाद 1 और 2 ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं इस फिगर से कि बी से लेके सी तक और सी से लेके दोबारा बी प्राइम तक ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो 2 ने ट्रैवल किया एज कम्पेयर टू रे 1। तो स्टूडेंट्स फिर इसको हम लोग पाथ डिफरेंस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमने ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, पहले तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पाथ डिफरेंस है हमारे पास। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है बी सी प्लस बी प्राइम सी, इन दोनों के दरमियान इनका जो सम है स्टूडेंट्स ये है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो हमारी बीम ने ट्रैवल किया हुआ था। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, हम इस पॉइंट को ओ का नाम दे देते हैं, जिस जगह पे एटम से ये दोनों रेस टकरा के आगे की तरफ जा रही थी। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे एंगल की बात करें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं थीटा का। अब इस थीटा में अगर हम इस थीटा की बात करें तो स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल हमारे पास बनती है ओ बी और सी। इस ट्रायंगल को मैं आपके सामने दोबारा से थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली देख भी सकें और यहाँ से कैलकुलेशंस भी कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन रही है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंगल हमारे पास थीटा है, और इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड हमें जो यहाँ पे नज़र आ रही है ये बी है, ये स्टूडेंट सी है, और इस पॉइंट को हम लोगों ने ओ का नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब है बी सी इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल स्टूडेंट्स हम लोगों ने बनाया था ये एंगल 90 डिग्री था, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है स्टूडेंट्स वो हमें पता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स 90 के सामने वाली ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग इस ट्राइंगल के लिए साइन ऑफ एंगल
थीटा की बात करें तो स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है? हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर यानी बी सी ओवर हाइपोटेन्यूस जो कि ओ सी है इसके बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें तो पाथ डिफरेंस निकालना है और पाथ डिफरेंस में जो एक टर्म हमें नज़र आ रही है वो है बी सी, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी ऐसे फाइंड आउट हो सकता है कि जो ओ सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको इस तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ओ सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बी सी। और स्टूडेंट्स अगर ओ सी को आप गौर से देखें तो ये तो दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को तो हम लोगों ने स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो इसका मतलब है ये स्मॉल डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बी सी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बी सी की वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ट्राइंगल भी बन रही है। उस ट्राइंगल के केस में अगर इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग थीटा का नाम दे दें यहाँ पे, और ये जो ट्राइंगल आपके सामने बनी है इस ट्राइंगल को मैं फिर से एक दफ़ा बड़ा करके आपके सामने बनाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी जो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ओ और सी वाली लाइन लगा दी। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैं ये लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से करके, ये कौन सी लाइन है जो ओ और बी प्राइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर स्टूडेंट्स एक लाइन जो इसको इससे मिला रही है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एंगल है थीटा। ये एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्रीज। और फिर थीटा के जो सामने वाली लाइन है इस वक्त यहाँ पे जो हमें नज़र आ रही है ये स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर है। और ये जो ओ सी हमें नज़र आ रही है जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन है, जो 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाली लाइन है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स अगर हम साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करें तो वो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इस केस में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो बी प्राइम सी और जो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास वो ओ सी के बराबर है। फिर से स्टूडेंट्स अगर हम बी प्राइम सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ओ सी जो डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। और स्टूडेंट्स बी प्राइम सी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ओ सी, और ओ सी तो फिर से वही आ गया जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल डी ली हुई है, तो इसकी जगह अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो डी साथ में आ जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी प्राइम सी की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर अब इन दोनों वैल्यूज को देखें तो बी सी भी डी साइन थीटा के इक्वल है और बी प्राइम सी भी डी साइन थीटा के इक्वल है। तो फिर जो हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पे बन रहा था स्टूडेंट्स उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस। तो बी सी प्लस बी प्राइम सी यानी डी साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस डी साइन ऑफ एंगल थीटा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2d साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को यहाँ पे मैं पी डी लिख रहा हूँ यानी पाथ डिफरेंस के इनिशियल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो पी डी इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ एंगल थीटा। इसे स्टूडेंट्स मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जो दोनों एक्स रेज थी ये इन दो प्लेन से टकराने के बाद ऊपर की तरफ गई और हम लोगों ने वहाँ पे इन दोनों का एक रिजल्टेंट ऑब्जर्व किया। अब रिजल्टेंट हम लोग कब ऑब्जर्व करेंगे, हमने सीखा था इसी चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में भी कि जब दो रेज इंटरफेयर करती हैं तो उनकी इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट कब होता है कि जब दोनों रेस इस तरह से ओवरलैप करें कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आ जाए, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आ जाए, तो जब ये दोनों मिलती हैं तो एक ऐसा रिजल्टेंट बना देती हैं जिसकी मैग्नीट्यूड दोनों की इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों रेस जैसे कि मैंने बताया क्योंकि प्लेन्स के दरमियान फासला बहुत कम है तो फासला कम होने की वजह से ये ओवरलैप करेंगी और जब ओवरलैपिंग से जब इंटरफेरेंस होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की हो सकती है। और अगर तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो फिर क्या होना था, फिर हमें जो रेज
रेज हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज़्यादा नज़र नहीं आना था, वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाना था क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती ही है। लेकिन अगर हम रेज़ को वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें वो रे मिल रही है, हम अपने डिटेक्टर से उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे से मिली हैं और इन्होंने एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो इंक्रीज़ करा दिया। तो फिर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो हमें पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, वो पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्ब्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इस स्पेशल केस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे दोनों रेज मिली और कंस्ट्रक्टिवली उन्होंने इंटरफेयर किया। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो इक्वल होता है n टाइम्स लैम्ब्डा के। और फिर स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन किया जा सकता है और उस कंपैरिजन से हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों पाथ डिफरेंसेस हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास बनेगा 2d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्ब्डा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सी एक इक्वेशन आ गई, 2d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ये एक्स रे डायफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल्स, ये उसकी एक जनरल इक्वेशन है जिसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं उन्हीं दोनों भाइयों के नाम पे जिन्होंने इसे ड्राइव किया, ब्रैग इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, बहुत सारे इसके यूजेस हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स नज़र आ रही हैं हमें उनका पता होना चाहिए। डी तो हमें पता है ये तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। और थीटा जो है ये वो एंगल है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसमें लैम्ब्डा जो है ये वो वेवलेंथ है उस एक्स रे की जो हमने इसके ऊपर फॉल कराई थी। अब इसमें जो एक अननोन वैल्यू आपको नज़र आ रही है जो हम लोगों ने यहाँ पे एन लिखा है, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि ये n क्या है। तो स्टूडेंट्स ये n कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, जो एक्स रेज हमने यूज़ की थी उनका ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन में देखें और हमें वेवलेंथ का पता हो और किस एंगल पे हमारी एक्स रेज जा रही हैं, किस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके गई हैं, हमें उस एंगल का भी पता हो। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज और एंगल थीटा अगर हमें ये पता हो तो हम लोग यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपने इसके यूजेस के अंदर इसे लिखना है कि ये इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे पहला यूज़ जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ वो क्या है? टू फाइंड इंटर प्लेनर स्पेसिंग। एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस के केस में हम बता सकते हैं कि प्लेन्स के दरमियान फासला जो है वो कितना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। स्टूडेंट्स करेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो कि कोई भी मटेरियल हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में हमें दे दिया गया और हमें ये बताना है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है मटेरियल के बारे में। जैसे हम लोगों ने सीखा है
कि जो आयरन है वो FCC होता है, कभी हमें उसका BCC स्ट्रक्चर नज़र आता है, कभी हम कहते हैं क्यूबिक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें कहाँ से नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उसके पीछे भी यही हमारे पास एक्स-रे डायफ्रैक्शन की टेक्निक होती है, जिससे हम एक्स-रेज़ उसके ऊपर फॉल कराते हैं और फिर उस फॉल करने से हम उसके प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो बना के बता सकते हैं कि इसमें एटम्स किस तरह से अरेंज हुए होंगे। तो फिर स्टूडेंट्स एक तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग बता सकते हैं और दूसरा हम लोग क्या बस बता सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे इस आर्टिकल के अगर आप लास्ट पैराग्राफ को देखें तो उसमें बताया भी गया है कि हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी में ब्लड का जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते हैं और इसी तरह से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारे DNA का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने क्रिस्टल से एक्स-रेज किस तरह से डायफ्रैक्ट होती हैं वो सीखा, ब्रैग्स इक्वेशन जो थी उसे भी सीखा और फिर इसके यूजेस को भी अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।